नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की क्लास पर। हम लोगों ने ब्लड के बाद ह्यूमन हार्ट देख लिया था। आज जानेंगे उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, किस किन भागों से उत्सर्जन किया जाता है। उत्सर्जन होता क्या है, हम अपने जो शरीर से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उनमें क्या क्या होता है, कौन कौन से भाग हमारे शरीर के अंग हैं जो उनमें रोल निभाते हैं। उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन जैसा कि सबसे ही क्लियर होता है, उत्सर्जन मीन्स बाहर निकालना होता है। तो उत्सर्जन हम कहाँ कहाँ से करते हैं, जैसे कि त्वचा त्वचा से करते हैं, और कहाँ से करते हैं, यूरिन के मूत्र के द्वारा, और कहाँ से कर सकते हैं, फेफड़ों से करते हैं, फेफड़े, और कहाँ से करते हैं, यकृत से करते हैं। इन सब से हम उत्सर्जन करते हैं। और कहा किससे करते हैं, किडनी, इन सब से हम उत्सर्जन करते हैं। जैसा कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, शरीर में बनने वाले समस्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है, या बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इस क्रिया में उत्पन्न पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ, इसके दौरान जो अपशिष्ट निकलेगा उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। और जो भाग लेंगे इस क्रिया में उसे हम उत्सर्जी अंग कहेंगे। ठीक है, उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए, हम अब उत्सर्जन होता कैसे है तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पनीर या दाल खाई, ठीक है, पनीर या दाल खाई, फिर यह क्या है, यह एक भोज्य पदार्थ है। इसमें क्या होगा, अमीनो अम्ल होंगे। अमीनो अम्ल हो गए। अमीनो अम्ल किस किस में टूटेंगे, ठीक है, अमोनिया और यूरिया। जो आवश्यक होगा उसको ले लेंगे, हमारा शरीर ले लेगा। जो आवश्यक पदार्थ होंगे उसमें हमारा शरीर उनको एब्जॉर्व कर लेगा अपने आवश्यकता के लिए। फिर ये कहाँ जाएंगे, हमारे इनका फिल्ट्रेशन होगा किडनी में। फिर उसके बाद मूत्र के द्वारा या मल के द्वारा उत्सर्जन होता है। अब आगे जानते हैं कि उत्सर्जन के प्रकार, यानी उत्सर्जन कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो उत्सर्जन जो है वह उसके डिपेंड करता है कि वह जंतु क्या है, उसमें जल की मांग कितनी है, वह किस तरह से उत्सर्जित करता है। तो सबसे पहला जो है अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक में क्या होता है कि इसमें जीव जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो किसका करेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और अत्यधिक विषैला होता है। जो यह विसर्जित करते हैं पदार्थ वह अत्यधिक विषैला होता है। और क्या होता है, इसमें अत्यधिक जल की मांग होती है। यानी जो यह उत्सर्जी पदार्थ होता है वह बहुत ही लिक्विड टाइप में होता है, और इसको करता कौन है, जो अत्यधिक जल ग्रहण करता हो या जल में रहता हो, तो वही इसका उत्सर्जन करेगा। जैसे कि मछली, ऑक्टोपस, टेटपोल, उभयचर, और सबसे ज्यादा आपने सुना होगा पेंगुइन। पेंगुइन यह जहां अपना पूप करते हैं, यानी लैट्रिन करते हैं, वह अत्यधिक, वह जमीन बहुत ही उसमें एसिडिक हो जाती है, क्योंकि अमोनिया के कारण एसिडिक हो जाती है।
और जो हम जानते हैं कि अमोनिया बहुत खतरनाक गैस होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए। तो यह अत्यधिक विषैली हो जाती है इसीलिए। और इसको उत्सर्जन कौन करता है? तो जो अत्यधिक जल की मांग करते हैं जीव जंतु, उन्हीं में यह उत्सर्जित होता है। अगर परिभाषा लिखनी हो तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अगर नोट पॉइंट बनाकर केवल कीवर्ड ढूंढना हो कि अगर इनमें अंतर करना हो तो कौन कौन से होंगे, तो एक तो पहला हो जाएगा कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा कीवर्ड क्या हो जाएगा? अत्यधिक विषैला। और तीसरा कि इनमें जल की मांग कितनी होती है। जल की मांग के बेस पर इसको हम डिफरेंस करेंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा यूरियोटिलिक। जैसे अमोनियोटिलिक था तो इसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता था। अब आ रहा है कि यूरोटिलिक। यूरोटिलिक में जाहिर सी बात है कि यूरिया का उत्सर्जन होगा। इसमें मैंने की पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि यूरिया का उत्सर्जन होता है और क्या होता है कि यह कम विषैला होता है। कम विषैला मीन्स अमोनिया की अपेक्षा यह कम विषैला होता है। और इसमें क्या होता है कि जल की मांग भी कम होती है, यानी जो पूप होगा वह थोड़ा लिक्विड टाइप में ना होकर थोड़ा सा गाढ़ा होगा। और इसको करता कौन है? तो स्तनधारी, मेढक, इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वह का क्या करते हैं? कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? यूरियोटिलिक। फिर आते हैं यूरिकोटिलिक। अब यूरिकोटिलिक क्या है? अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जंतु है वह यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन करता है और यह एकदम ही कम विषैला होता है और इसमें जल की मांग नहीं होती है। जल की मांग का मतलब हो जाता है कि वह जो होगा वह ड्राई होगा। वेस्ट जो होगा उसका एकदम ड्राई होगा, सूखा होगा या कण के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? या कण के रूप में होगा। अब इनको करता कौन है? जैसे आपने देखा होगा पक्षी और सरीसृप, कीट जैसे जीव जंतु इसका उत्सर्जन करते हैं। अब जानते हैं कि स्किन से उत्सर्जन किस प्रकार होता है। उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग के तहत सबसे पहले आती है हमारी त्वचा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्किन। इसके अध्ययन को यानी त्वचा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। जो इसके विशेषज्ञ होते हैं उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी। अब ऐसे तो स्किन हमारी एक ही परत दिखती है ऊपर से, लेकिन यह 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले एपिडर्मिक जो मरी हुई होती है, फिर डर्मिस, फिर उसके बाद नीचे इंडोडर्मिस। 3 लेयर से मिलकर हमारी स्किन बनी होती है। अब हमारी जो स्किन होती है उसमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां मीन्स जिनसे पसीने का रिसाव होता है, जिससे पसीना निकलता है। वो किससे निकलता है? तो श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। जो पसीने का स्राव है इसको कराता कौन है? तो इसका स्राव हमारे हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण किया जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, जिसको हम आगे चलकर आपको बताएंगे कहाँ होती है, कैसी होती है, क्या संरचना होती है इसकी। तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वह पसीने का स्राव कराती है। पसीने का स्राव क्यों कराती है? पसीने का स्राव इसलिए कराती है कि जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वह नियंत्रित रहे, यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीने का स्राव होता है। जैसे मान लीजिए गर्मियों के दिनों में बहुत तेज धूप होती है और लू चलती है, तो उससे हमारी स्किन को जलने की संभावना रहती है। इसीलिए जो हाइपोथैलेमस है पसीने का स्राव कराता है, जिससे कि हमारी स्किन जलने से बच जाती है और हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब जो होता है यह पसीने का पीएच मान कितना होता है? तो कभी कभी जो माथे का पसीना होगा तो आँख से होते हुए मुंह में गया होगा तो हल्का सा खट्टा लगता है, यानी हल्का अम्लीय होता है।
हल्का अम्लीय, यानी 6.4 होता है तो हल्का अम्लीय। फिर आते हैं फेफड़ा, जिसको हम इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। अब लंग्स उत्सर्जी अंग के अंतर्गत कैसे आते हैं, तो यह हमारे शरीर में जो गैसीय अपशिष्ट होते हैं जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनका फेफड़े के द्वारा इनको अलग किया जाता है हमारे ब्लड से और फिर ये बाहर निकल आता है, इसीलिए इसको उत्सर्जी अंग के अंतर्गत रखा गया। अब इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे, फेफड़े के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी। अब जो फेफड़ा होता है उसकी एक बाहरी परत होती है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसको, फेफड़े की बाहरी एक परत होती है झिल्ली, उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आता है कि जो आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एल्वुलाई होती है, जिसको हिंदी में कूपिका कहते हैं, वह फेफड़ों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। यानी लगभग 3 लाख कूपिकाओं से मिलकर हमारा फेफड़ा बना होता है। 3 लाख कोशिकाओं से मिलकर हमारा जो फेफड़ा बना होता है, इसकी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है कूपिका यानी एल्वुलाई। अब जो फेफड़ा है यानी कूपिकाएं हैं, वह कौन कौन सी गैस अपशिष्ट गैसें उत्सर्जित करता है, तो जैसे CO2, CO, नाइट्रोजन और अदर गैसें तक ये रिलीज करता है, यानी गैसीय अपशिष्ट को फेफड़ा हमारा बाहर करता है। फिर आते हैं यकृत यानी लीवर अब किस प्रकार से उत्सर्जी अंग है, तो यह भी नाइट्रोजन अपशिष्टों को बाहर करता है। अब इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, हिपैटोलॉजी। और इसमें इसकी जो परत होती है, यानी जो हमारा लीवर होता है उसकी परत को हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम। यकृत जो है यह नाइट्रोजनिक अपशिष्टों को बाहर करती है। किसको करती है, नाइट्रोजन अपशिष्टों को बाहर करती है। ठीक है, नाइट्रोजन अपशिष्टों को बाहर करती है। फिर आते हैं किडनी, जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। किडनी की संरचना मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, आइए समझते हैं। ये होती है किडनी, हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। इनका आकार लगभग राजमे या काजू जैसा होता है, तिरछा। और इनमें जो क्या होता है कि खून का फिल्ट्रेशन होता है, जिससे कि क्या होता है, रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसको छानकर उसमें उपस्थित अमोनिया, यूरिया तथा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को, यानी नाइट्रोजन, यूरिया और अमोनिया को छानकर, किससे, जो प्लाज्मा होता है खून में उससे छानकर मूत्र के द्वारा 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन उसके थ्रू बाहर कर देते हैं। और जो किडनी होती है उसके सबसे ऊपरी भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर इस अंदर वाले भाग को हम मेडुला कहते हैं। और मेडुला से ही जुड़े होते हैं ये हमारे नेफ्रॉन, जो इसकी कार्यात्मक इकाई होते हैं, यानी नेफ्रॉन के द्वारा ही इसको छाना जाता है, किसको, खून के प्लाज्मा को। अब ये इसकी कार्य विधि क्या होती है, तो वृक्क धमनी से होते हुए गंदा खून आता है। गंदा खून यानी जिसमें नाइट्रोजन, अमोनिया और यूरिया मिली होती है, वह वृक्क शिरा से होते हुए, जिसको मैंने
ब्लू मार्कर से दर्शाया हुआ है। इससे आता है कि जिसमें नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और किडनी के द्वारा छाना जाता है और वृक्क धमनियों द्वारा फिर से भेज दिया जाता है। और जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, यहाँ पर इकट्ठा होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के द्वारा हम इसे शरीर से त्याग देते हैं। और जो ये हमारा किडनी होती है इसकी बाहरी परत को हम पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बाहरी आवरण होता है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। अब किडनी के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। किडनी के स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसमें की संख्या, सबसे पहले इसकी संख्या हमारे शरीर में 2 होती है। वजन लगभग एक का 70 ग्राम होता है, तो दोनों का 140 ग्राम हो गया। और फिर इसके अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। और इसका आकार जैसा कि अभी मैंने बताया राजमा या काजू के समान होता है। रंग इसका धूसर, जैसे आपने मिट्टी का घड़ा देखा होगा उसका जो रंग होता है लगभग वही रंग किडनी का होता है। और संरचना मतलब मेटानेफ्रिक, नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी संरचना मेटानेफ्रिक, मेटा मीन्स कई सारे नेफ्रॉन। इसकी जैसे कि मैंने बताया कि कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है और इसके द्वारा यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को हम बाहर करते हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा एक चल रही है बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? किडनी की पथरी। क्या कहते हैं? किडनी की पथरी। किडनी की पथरी होती कहाँ पे है? तो किडनी की पथरी यहीं पे होती है। ये जो नेफ्रॉन होते हैं जहाँ से हमारा ब्लड छनता है, यहीं पे कुछ कण जमा हो जाते हैं जिन्हें हम किडनी स्टोन भी कहते हैं। अब किडनी स्टोन जो है वो बनते किन किन चीज़ों से हैं? तो जो किडनी स्टोन है वह यूरिक अम्ल प्लस कैल्शियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम फास्फेट किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं? तो यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम फास्फेट, इन तीनों से बना होता है किडनी स्टोन यानी पथरी। ठीक है। और जब यहाँ हो जाती है पथरी या तो नेफ्रॉन में या यूरेटर में, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैलकुलाई। क्या बोलते हैं? कैलकुलाई। उस पथरी को बोलते हैं कि कैलकुलाई, साइंटिफिक भाषा में कैलकुलाई बोलते हैं। नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन होता क्या है? यह मतलब इसकी कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 15 से 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यानी जो हमारा एक गुर्दा होता है उसमें 15 से 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब जो रुधिर रहता है नेफ्रॉन में तो कैसे फिल्टर होता है? अभिवाही धमनी, जिसे आरफ्रेंट कहते हैं, उसके द्वारा जो यूरिया युक्त, अमोनिया युक्त खून आता है और इसके द्वारा नेफ्रॉन में जाता है। इसका फिल्ट्रेशन फिर इस आकृति में होता है जिसे हम वोमेन कैप्सूल कहते हैं। ओमेन नहीं, बोमेन। इसकी स्पेलिंग BOWMEN होती है। इससे यह छनता है, छन के फिर इसमें आता है। इसके द्वारा लूप ऑफ हेनले के द्वारा कलेक्शन ट्यूब में पहुंचता है। और जो ब्लड नहीं फिल्टर हो पाता है, अब
किडनी होती है छोटी सी, खून ज़्यादा होता है तो एक ही बार में उसे फिल्टर नहीं कर पाता है, तो बाईपास कर देता है। तो जो खून नहीं फिल्टर हो पाता है फिर से आकर फिर से नेफ्रॉन में जाता है। इसीलिए जो है नेफ्रॉन क्या करता है, निस्यंदन करता है। निस्यंदन मीन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी उस खून को बार बार छानता है। अब 1 मिनट में जो खून होता है, 1 मिनट में हमारे किडनियों को 1 लीटर खून प्राप्त होता है एक गुर्दे को, तो उसको इतनी जल्दी छान पाना मुश्किल होता है। तो क्या करता है, जो खून होता है 1 लीटर उसमें से 125 ml को फिल्टर करता है, 125 ml को फिल्टर करता है, बाकी 875 ml ब्लड को फिर से रिटर्न कर देता है। वह फिर से आता है, फिर से दोबारा वह फिल्टर होता है, क्योंकि 1 मिनट में 1 लीटर खून प्राप्त होता है हमारी किडनी को, इसलिए यह संभव नहीं कि एक ही बार में उसे फिल्टर कर पाए। अब जो हमारा मूत्र होता है कभी कभी पीले रंग का आने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस रोग को कहते हैं यूक्रेमा, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम कहते हैं। अब यूरोक्रोम के कारण पीला रंग हो जाता है। यह प्राप्त कैसे होता है, तो यह हीमोग्लोबिन के विखंडन से। किसके विखंडन से होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के विखंडन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो यूरोक्रोम। इसके द्वारा ही हमारे पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है। और ताजे मूत्र में जो गंध होती है वो यूरिया के द्वारा होती है। जब हम पेशाब करते हैं तो बदबू आती है, वो यूरिनोड से आती है, यानी यूरिया के द्वारा आती है। और शौचालय में जो बदबू आती है वो अमोनिया के कारण आती है। अधिमूत्र स्राव हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि हम कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी पेशाब करने जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीयूरेनीमिया। क्या कहेंगे, पॉलीयूरेनीमिया। और मूत्र में जलन, इसको कहते हैं हिमेट्रिया। अब जो 100 ml ब्लड होता है उसमें यूरिया की मात्रा होती है 30 ग्राम। 100 ml ब्लड में यूरिया की मात्रा 30 ग्राम, और 100 ml मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी हो जाती है, तो 2 ग्राम हो जाती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब जो मूत्र में पेशाब होता है यानी मूत्र होता है, उसमें कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो यूरिया होती है, अमोनिया होती है, और क्या होता है, जो केराटिन होती है, यूरिक अम्ल होती है। तो जो यूरिया होती है वो 2% होती है, 2% यूरिया होती है, 96% जल होता है। और यूरिक अम्ल 2% होता है, और बाकी अमोनिया होती है, हिपैरिक अम्ल होता है, कैल्शियम, विटामिन B, C होता है, जिसे हमने बताया कि इसे हमें रोज़ लेना पड़ता है क्योंकि यह पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ग्लूकोज होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ये सब मूत्र के कंपोजिशन